आप सभी मेरे भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मैंने ये जो बीड़ा उठाया है या ये जो संकल्प किया है इस ट्रेनिंग सेंटर प्रशिक्षण केंद्र का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज हमारे पिछड़े वर्ग, भटके समाज में बेरोज़गारी, गरीबी, अशिक्षितपना बहुत भरा है। क्यों कि ये लोग पिछड़े वर्ग होने के नाते कोई भी काम करने जाते हैं तो उनसे पहले ये पूछा जाता है कि तुम कहाँ तक पढ़े हो, और नहीं पढ़े हो तो तुमने क्या किया। तो वो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते और उनको फिर यह कहा जाता है कि अभी तुम्हारे लिए काम नहीं है। मैं आपसे ये विनती करने जा रहा हूँ कि आज जो भी समुदाय पिछड़ा हुआ है, विमुख भटके हुए समाज ज़्यादा आते हैं, उसमें दुर्बल घटक लोग भी बहुत है सर। और इन लोगों के लिए मैंने एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया है, लेकिन वो प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने के बाद में भी उसका मुख्य जो कारण है वो अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन अब मैंने इसको सामने लाने के लिए एक बहुत ही निर्णय लिया हूँ कि मैं जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, विमुख भटके हुए समाज के, उनको मैं सक्षम बनाने के लिए ये कार्य किया हूँ। आपसे मेरी विनती है कि मेरे जितने भी विमुख भटके हुए समाज है, चाहे वो हिंदू समाज में आते हो या मुस्लिम समाज में आते हैं, उनको एक प्रशिक्षण के ट्रेनिंग देने का मुद्दा उठाया। खास करके सरकार ने बड़ी बड़ी सरकारी है तो ट्रेनिंग सेंटर खोली है, लेकिन ट्रेनिंग छोड़ने के पहले उनसे ये पूछा जाता है कि तुम्हारे पास क्या है, कौन से कागज़ है, उसके बेसिक पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है तो क्या उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी? हैं, उसी मुद्दे को लेकर मैंने ये प्राइवेट में एक ट्रेनिंग सेंटर चालू किया है। उसका उद्देश्य ये है कि ताकि सरकारी गवर्नमेंट के जो बैठे हुए आईटी में प्रशिक्षण केंद्र लेकर वो ये समझ ले कि बच्चों को ट्रेनिंग किसी कागज़ के बेसिक पे नहीं, उनके टैलेंट के ऊपर और उनके अनुभव के ऊपर उनको ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाने का संकल्प किया हूँ। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन दुर्बल घटक लोगों का, विमुख भटके समाज का आगे आने का अवसर मिले और वो अपने आप को सक्षम स्वावलंबी बना सके। धन्यवाद। मनुष्य के जीवन में हुनर का क्या महत्व है? मनुष्य के जीवन में हुनर का इसलिए महत्व है कि जब तक उसके पास हुनर नहीं होगा सर, वो अपने आप को निर्भर समझेगा, और हुनर होने से वो अपने आप को ये समझेगा कि मेरे पास कुछ ना कुछ है और उसका इस्तेमाल भी उसको करना है। जिंदगी में हुनर की वजह से मनुष्य क्या कर सकता है? आज हुनर की वजह से मनुष्य वो काम करता है जो काम है तो असंभव है। आज उसके पास हुनर होता तो उसने ताजमहल बनाया, आज हुनर था तो सोमनाथ मंदिर बनाया। कभी हुनर नहीं होता तो सर आज जितने बड़े बड़े आप पुल, उद्योग ये सब देख रहे हैं, ये सब हुनर का ही खेल है, बाकी कुछ नहीं सर। ये जो ये दुर्बल घटक और ये जो भटके विमुक्ता है, इसमें जो गरीबी का प्रमाण है वो बहुत ज़्यादा है। तो व्यवसाय मार्गदर्शन और लघु उद्योग और शिक्षा और विकास आदि जो आपके जो संकल्प है, उसमें आप उनके लिए क्या क्या सोच के रखा है? मैंने उनके लिए ये सोचा हूँ कि उनको पहले इस प्रशिक्षण केंद्र से ऐसा सक्षम कर दूँ ताकि वो कोई भी जगह जाए तो वो अपनी काबिलियत, अपना हुनर दिखा सके और बता सके कि मैं ये कर सकता हूँ और मेरे पास इसका कार्य का पूरा अनुभव है। ये प्रमाण पत्र दे देते हैं, लेकिन विद्यार्थी को प्रैक्टिकल जो है वो नॉलेज नहीं मिलता। इसके विषय में आपका क्या मेरे विचार है? मेरा विचार तो ये है कि सबसे पहले किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी प्रशिक्षक को सबसे पहले ट्रेनिंग के साथ में उसको प्रैक्टिकल आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं रहेगा वो आगे का कार्य नहीं करेगा। और प्रैक्टिकली बहुत महत्व होता है। आज जितने भी बड़ी इंजीनियर है, आज वो इंजीनियर पहले प्रैक्टिकल करेंगे तभी जाके तो अपना काम मजबूत कर पाएंगे। उनको प्रैक्टिकल नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हजारों लोग डिग्रियां लेकर निकलते हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट से,
लेकिन जब व्यवहार के धरातल पर उनको जांचा जाता है या उनको आजमाया जाता है तो वो नाकाबिल साबित होते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण बहुत बड़ा है सर, क्योंकि जितने भी बच्चे इंजीनियर पढ़ते हैं वो सब किताबी फार्मूले से पढ़े हुए रहते हैं। लिखने से पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक उसका अनुभव वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा उसको कुछ भी अनुभव नहीं आएगा। इसका मार्गदर्शक मैं खुद हूँ। मैंने अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज सदर में समझे खादी ग्राम उद्योग का एक प्रोजेक्ट लिया था। उस प्रोजेक्ट में मैंने जब विद्यार्थी को देखा कि ये विद्यार्थी सिर्फ लिखकर बता दे रहे हैं और प्रैक्टिकल का उन्हें अनुभव नहीं है, वो उससे मुझे ज्ञात हो गया कि आजकल जितने भी इंजीनियर कॉलेज है सिर्फ कंप्यूटर के अंदर तो लिखा पढ़ी और मार्गदर्शक करते हैं और बाकी बच्चों को भेज देते, उनको प्रैक्टिकल का अनुभव नहीं रहता। और इसी वजह से वो बच्चे कुछ समझ नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते और फिर पता चलता है कि आपने इंजीनियर करा था क्या किया। तो इस तरह पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इसके लिए सरकार से आप क्या दरखास्त करेंगे और आप क्या करेंगे? मैं गवर्नमेंट से, सरकार से यही विनती करूंगा कि जो भी पढ़ा लिखा बच्चा है उसको आप ऐसा मार्गदर्शक कराइए जिससे वो स्वयं और सक्षम बन सके। क्यों कि जब तक उसके हाथ में उसका अनुभवी टाइटल नहीं आएगा, उसका अनुभवी काम उसके हाथ में नहीं आएगा, वो आपका मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा और आपको बता नहीं पाएगा। ये जो हजारों एग्रीकल्चर में डिग्रियां लेकर निकलते हैं फिर भी खेती की हालत हमारे विदर्भ में अच्छी नहीं है, तो क्या कृषि विद्यापीठों में पढ़ने वाले बच्चों ने प्रैक्टिकली कुछ गांव में जाकर कार्य करना उचित होगा? बिल्कुल सही। जब तक कि ये बच्चा प्रैक्टिकली कृषि कार्य नहीं करेगा, जिस तरह के उसको अनुभव कृषि का नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारे भारतीय देश में कृषि का बहुत बड़ा महत्व है और हर बच्चे को कृषि का कुछ ना कुछ तो अनुभव होना चाहिए। जब तक उनको कृषि का अनुभव नहीं होगा वो सर आगे अपने आप को सही मानों में नहीं करा पाएंगे इंजीनियर। क्योंकि मैंने भी पटवारी तलाठी का इंटरव्यू दिया हूँ, मैंने ट्रेनिंग लिया हूँ सर तलाठी का, और उसके अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि कृषि का अनुभव होना बहुत ही जरूरी है और वो भी प्रैक्टिकली होना चाहिए। आपको प्रशिक्षण का कितने वर्ष का अनुभव है और आपने कहाँ कहाँ पर सेवाएं दी है? हाँ, मुझे प्रैक्टिकल का आज पूरा देखा जाए तो मेरे को 25 साल का अनुभव है। क्यों कि मैंने बड़ी बड़ी बुटीकों में, बड़ी बड़ी संस्था में ऐसे ऐसे कार्य किया हूँ, यहाँ तक कि मैंने उन लोगों को ट्रेनिंग दिया है जो पहले से किस ट्रेनिंग दे रहे थे, यानी टीचरों को भी ट्रेनिंग मैंने दिया हूँ। उसका एक शख्सिदार है सदर्न बर्डी में समझे ITI है, वो बच्चों को ट्रेनिंग देती है, लेकिन उनकी टीचरों को ट्रेनिंग मैंने दिया। खाली अपने आदिवासी संस्था में मैंने ट्रेनिंग दिया, काम भी किया, जिसका उदाहरण मैं आपके सामने है। मेरे बोर्ड के ऊपर उसका शासन लिखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और मैंने बड़े बड़े है तो गवर्नमेंट्स में मास्टरी किया सर। आप कौन कौन सी विद्या जानते हैं और किस बात का प्रशिक्षण देते हैं? सर मैं लघु उद्योग के कम से कम 12 प्रोजेक्ट का खुद एक मास्टर हूँ, इसलिए कि मैं सबसे पहले फैशन डिजाइनिंग, सिलाई कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी, टेक्नोलॉजी, फोटोग्राफी और अपना अगरबत्ती, मोमबत्ती, जितने भी खादी ग्राम के, यहाँ तक कि मेरे को बिनाई से लेकर कढ़ाई तक के मैंने खादी ग्राम महामंडल समझे वहाँ पे 3 साल सर्विस करी, मास्टरी करी। और इतना मेरे को अनुभव है कि छोटा सा कार्य एक बहुत बड़ा कार्य में तब्दील होता है, इसका मुझे पूरा अनुभव है। कोई भी कभी मेरी फ़ोटो भी देख लेगा तो वो बड़े बड़े नागपुर शहर के जितने भी बड़े बड़े बुटीक वाले हैं वो मेरी फ़ोटो देख के ही पहचान लेंगे। बुटीक में आप कौन सा कार्य करते थे? सर मैं बुटीक के अंदर सबसे पहले अमिता गारमेंट्स, यहाँ का नागपुर शहर का बहुत बड़ा एक गारमेंट्स है, वहाँ पे डिजाइनिंग मास्टर की मैंने सर्विस करी। और 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं सर, मैंने पूरे 6 साल तक मास्टर डिजाइनिंग करी। उस समय में इस डिजाइनिंग का बहुत महत्व था, हर बच्चा हर विद्यार्थी डिजाइनिंग क्षेत्र में आना चाहता था।
उसके बाद में वहाँ से निकल के मैंने तो खादी ग्राम में भी बुनकरी का काम किया, महामंडल में बुनकरी का काम किया, टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल का मुझे बहुत पूरा अनुभव है। फिर मैंने वहाँ से निकल के बुटीक यहाँ पे नागपुर शहर के अंदर करीब 8-10 बुटीक ऐसे बड़े बड़े बुटीक है, जिसमें आपको बड़ी के अंदर सदर में महल में हर बुटीक, जो भी बुटीक वाले मुझे देख रहे होंगे वो मुझे देखकर ही पहचान लेंगे। एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग के अंदर मैंने बहुत अच्छी ढंग से और बहुत ही अच्छी स्तर पर फैशन डिजाइनिंग एम्ब्रॉयडरी का काम किया। उसके बाद में बड़ी बड़ी मेरे को 2-3 संस्था में बुलाई गई है। जो एक संस्था थी आदिवासी कल्याण संस्था, जो पहले हमारे यहाँ पर तिड़के विद्यालय सदर में थी, आज कड़मेश्वर भी गई, वहाँ पे मैं मास्टरी किया सर। उस संस्था में मैंने बहुत कार्य भी किया। उसके बाद में छोटी छोटी संस्था में मैंने मास्टरी किया। आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं कुछ तो करने वाला हूँ और अपने आने वाले पीढ़ियों को, जो दुर्बल घटक लोग हैं, जो गरीब है, जो कुछ कर नहीं पाते और उनके पास सीखने के लिए, कार्य करने के लिए पैसा नहीं है, और कहीं पे भी जाओ, आज गवर्नमेंट की बोलो जगह या और कोई भी संस्था बोलो, पहले उन बच्चों से बोलती है कि पहले फीस भरो, फिर हम आपको ट्रेनिंग देंगे। बच्चे के पास फीस भरने के पैसे नहीं रहते तो वो ट्रेनिंग के चक्कर में नहीं पड़ता। आज मैंने जो बेड़ा उठाया हूँ वो ये उठाया हूँ कि मेरे जितने दुर्बल घटक, भटके हुए समाज या जो भी है, तो नीचे तबके के पिछड़े वर्ग के लोगों को मैं ट्रेनिंग दूंगा, और वो ट्रेनिंग देने के बाद में उनको फिर मैं प्रोत्साहित करूंगा कि बेटा तुम इस जगह नहीं, आगे जाओ। बस यही मेरी आपसे विनती है। और ये कर्मनिष्ठ विमुक्त भटकिया व दुर्बल घटक समाज शिक्षा संस्था जो आपने बनाई है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है सर। आज विमुक्त भटके समाज, दुर्बल घटक समाज सर करना तो बहुत चाहता है, लेकिन उसके पास साधन नहीं, साधन है तो पैसा नहीं, और पैसा है तो उसके पास समय नहीं। इन सब को निचोड़कर मैंने एक ऐसा कार्य किया कि ताकि इनका समय भी निकल पाए, इनके पास कुछ 2 पैसे आ सके और इनको अपने आप पर पूरा भरोसा हो जाए। इसीलिए मैंने ये बड़ा उठाया सर। आज ये पिछड़ा समाज बहुत बुरी तरह से पीछे है, और समाज का, हमारी सरकार तो बहुत बोलती है कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, वक्त आने पर पता चल रहा है कि अभी टाइम नहीं है। दूसरी बात टाइम की बात नहीं, फिर क्या होता है, हमको तो वहाँ से ऑर्डर नहीं मिला, ऊपर से ऑर्डर नहीं मिला, नीचे से ऑर्डर नहीं मिला, उनके ऑर्डर के चक्कर में बेचारा बच्चा अपनी सीमा को पार कर जाता, तो वो मायूस होकर फिर वही काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि एक डॉक्टर को नाराज ये है कि वो चित्रकार बन सकता था, वो डॉक्टरी कर रहा है, कोई ड्राइवर बन सकता था, वो मास्टरी कर रहा है। इस प्रकार मन में कुछ और करने की इच्छा और मजबूरी से कुछ और करना पड़ना, ये इसके विषय में आपका क्या विचार है? हाँ, इसके विषय में ये है कि पहले आप तो बच्चों का ये लगन देखिए कि किस तरह वो रुझान करना चाहता है। पर मानते हैं क्या उसको आपको डॉक्टर ही पढ़ा रहे, मगर डॉक्टर के साथ में जिस तरह उसका रुझान है उससे सारा भी उसका पोषण करना चाहिए। हो सकता है कि वो इसको भी करते करते उसमें ना आगे निकल जाए। यही मेरा मकसद है कि जो बच्चा जिसमें रुचि रखता है पहले उसको उसके तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसका ध्यान ज़्यादा करके उसी तरफ रहेगा जिस तरफ उसका रुझान है। आप हमारे YouTube चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद सर। और उम्मीद करते हैं कि समय और सहयोग आपको प्राप्त होगा और आप समाज के लिए उपयोगी कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद सर।